वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सीटेट पर्यावरण के क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पार्ट 7 है, पार्ट 6 में ऑलरेडी बना चुका हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है खिड़की से। पार्ट 7 है ये, और पार्ट 6 तक हम पार्ट 6 में डिस्कस कर चुके थे। पार्ट 6 था वो था ओमना का सफर। तो ओमना का जो सफर है वो यहाँ से आगे बढ़ता है। ओमना बेसिकली एक लड़की है जो अपने सफर की कहानी के बारे में आपको बता रही है। तो ये इसने क्या बताया है कि ये जो है मडगांव पहुंची थी। मडगांव कहाँ पड़ता है? मडगांव पड़ता है गोवा राज्य में। तो हमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें अलग अलग करने हैं, ठीक है। मडगांव कहाँ पड़ता है? गोवा राज्य में पड़ता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा देखो यहाँ पर गोवा राज्य की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर गोवा राज्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो चारों तरफ हरियाली है, मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं, बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर गोवा राज्य की विशेषताएं बताई गई हैं। तो यहाँ पर देखो लाल मिट्टी, मैदानों की लाल मिट्टी किस राज्य में है? तो आप ये पहचान लोगे गोवा राज्य में है, ठीक है। इसके अलावा देखो और इसमें चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, देखो गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। तो प्रश्न इस तरीके से सीटेट बना सकता है कि गोवा से जब आप केरल जाओगे तो आपके रास्ते में कितनी सुरंगें और कितने पुल पड़ेंगे? तो 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है मे बी अब और भी बन गए हो, लेकिन आप ये जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग, ये आप ध्यान रखो, ठीक। इसके अलावा देखो उदीपी स्टेशन। उदीपी स्टेशन कहाँ पड़ता है? उदीपी जो स्टेशन पड़ता है, यहाँ का जो फेमस है वो क्या है? गर्मा गर्म इडली बड़ा। तो उदीपी जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, ये चीज ध्यान रखना। उदीपी स्टेशन कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या विशेषता है? यहाँ पर देखो हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। तो हरे हरे खेत और नारियल के पेड़ कहाँ बेसिकली हैं? आपके कर्नाटक में, ठीक है। इसके अलावा देखो कुछ 6 बजे तक हम कोझीकोड पहुंचे, शाम को 6 बजे तक कोझीकोड पहुंचे। कोझीकोड कहाँ पड़ता है? आपका केरल में पड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोझीकोड कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ भाषा दे रखी है और ये किस राज्य में बोली जाती है उसके बारे में पूछा गया है। तो मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? मलयालम बेसिकली जो भाषा है वो आपकी केरल राज्य की, ठीक है, केरल राज्य की भाषा है मलयालम, ठीक। इसके अलावा कोंकणी आपकी गोवा की है, मराठी महाराष्ट्र की है, गुजराती कहाँ की है बताओ? गुजराती आपकी है गुजरात की। और कन्नड़ कहाँ की पड़ती है? कन्नड़ आपकी पड़ेगी कर्नाटक की, ठीक है। इसके अलावा देखो कोट्टायम तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। कोट्टायम कहाँ, वो आपका कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कोट्टायम जो पड़ता है वो आपका केरल में पड़ता है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मलयालम में वलियम्मा, वलियम्मा किसको कहा जाता है? मलयालम में वलियम्मा कहा जाता है माँ की बड़ी बहन को। और अम्मूमा, अम्मूमा कहा जाता है अपनी माँ की माँ को। अपनी माँ की माँ को अम्मूमा कहते हैं और माँ की बड़ी बहन को हम कहते हैं वलियम्मा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो भाषाएं मैंने बताई थी मलयालम, कोंकणी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब हम बढ़ जाते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है नानी के घर तक। इस चैप्टर में पार्ट 7 के आगे का बताया गया है। जैसे अब वो वलियम्मा के घर पहुंचेंगे तो वलियम्मा के घर किस तरीके से पहुंचते हैं उसी के बारे में बताया गया है। स्टेशन कोट्टायम पर उतरते हैं, कोट्टायम केरल में है। अब ये स्टेशन कोट्टायम से वलियम्मा अपनी माँ की बड़ी बहन के घर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको देखो ये एक नाव दिखाई दे रही है। ये नाव, इस नाव को हम क्या कहते हैं? इसको हम फेरी कहते हैं। फेरी जो होती है एक तरीके से इलेक्ट्रिक नाव होती है। इलेक्ट्रिक वाली जो जो मतलब आपकी जो मोटर से चलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंजन जिसमें प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं फेरी वाली नाव, ठीक है।
और देखो यहाँ पे इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रेन की जो टिकट होती है ना, ट्रेन की टिकट, उस ट्रेन की टिकट पर क्या क्या चीज मेंशन होती है। और ये प्रश्न सीटेट आपसे पूछ चुका है, आप देखना किसी न किसी पेपर में आपको दिया होगा कि जो एक ट्रेन की टिकट होती है उस पर क्या क्या मेंशन होता है। तो ट्रेन का नंबर मेंशन होता है, सफर शुरू होने की तारीख मेंशन होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर मेंशन होता है, किराया होता है और दूरी। ये पांचों चीजें एक ट्रेन के टिकट पे, एक रिजर्वेशन टिकट होता है उस पर लिखी होती हैं। तो सीटेट इस पर प्रश्न पूछ चुका है कि एक जो ट्रेन का टिकट होता है उस पर कौन कौन सी चीजें मेंशन होगी, तो आप इन चीजों को ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो नगर कोल एक्सप्रेस बताई गई है, और नगर कोल एक्सप्रेस जो है गांधी धाम से चलती है कहां तक, नगर कोइल तक। ठीक है, गांधी धाम से नगर कोइल तक चलती है। तो पहला प्रश्न तो यही पूछ सकता है सीटेट की नगर कोल एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है, तो गांधी धाम से नगर कोइल तक चलती है। दूसरा प्रश्न वो किससे पूछता है, दूसरा प्रश्न वो डायरेक्टली क्या दे देता है आपको, समय सारणी दे देता है। जैसे उसने समय सारणी आपको दे दी नगर कोइल एक्सप्रेस की, गांधी धाम से लेकर के मान लो उसने दे दी मडगांव तक। ठीक है, गांधी धाम से मडगांव तक उसने समय सारणी आपको दे दी। अब इस समय सारणी को देकर के वो आपसे ये पूछ लेगा कि ये बताओ कि गांधी धाम से सूरत तक पहुंचने में कितना समय लगा। ठीक है, या गांधी धाम से सूरत के बीच में कितनी दूरी है, ये भी पूछ सकता है क्योंकि आपको दूरी भी दे रखी है देखो। ठीक है, तो अगर आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछता है तो बहुत आसान है। ये क्या करना है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछ ले कि गांधी धाम से सूरत तक की दूरी कितनी है, तो आप देखो दूरी कितनी है, 530 किलोमीटर। आपसे पूछ ले कि गांधीधाम से सूरत तक पहुंचने में समय कितना लगा, तो आप देखो गांधीधाम से ट्रेन चल कितने बजे रही है, 5:15 पे चल रही है। सूरत कितने बजे पहुंच रही है, सूरत पहुंच रही है 16:20 पे। मैंने आपको अपने समय वाले मैथ्स के वीडियो में बताया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया कि समय के डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जो 5:15 दिया गया है, तो ये जो समय है सुबह के 5 बजे का है, सुबह 5:15 का समय है। और जो 16:20 दिया गया है, 16:20 जो समय है वो दोपहर के 4:20 का, मतलब शाम को 4:20 हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेलवे होता है ना वो 24 घंटे वाली समय प्रणाली का प्रयोग करता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो वो उसमें जो समय चलता है वो 12 बजे के बाद 13 बजते हैं, 14 बजते हैं, 15 बजते हैं, इस टाइप से समय चलता है। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है गांधीधाम सूरत तक देखो, तो 5:15 पे कोई ट्रेन चली है, 16:20 पे पहुंच रही है, तो 16:20 में से आप क्या करोगे, 16:20 में से आप क्या करोगे, 5:15 घटा दोगे सीधे, 5:15 को घटा दोगे। घटाना मैंने बताया अपने मैथ्स वाले वीडियो में, वो जाकर देख लेना कैसे घटाते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब आप घटाओगे ना तो आप ये देख लेना कि उसी दिन मतलब अगला दिन तो नहीं आ गया है, ये चीज आपको जरूर देखनी है। अब जैसे आपसे पूछे कि गांधीधाम से कोझीकोड तक का बताओ, तो गांधीधाम से कोझीकोड तक तो देखो अगला दिन आ गया है, अगले दिन के जो है आपके 5:50 हो रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इस जो क्वेश्चन पे मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, एक अलग से मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप किस तरीके से समय निकालोगे। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, और यहाँ पे देखो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और डिस्कस करते हैं अगले चैप्टर को। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा बदलते परिवार। इस चैप्टर में केवल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पहले से पता है। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार आपकी नजर में डाल देता हूं कि बाल विवाह कानून हमें क्या बताता है कि शादी की आयु कम से कम 18 वर्ष लड़की की शादी के लिए, और लड़के के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ये इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे सीटेट कई बार प्रश्न बना चुका है। चैप्टर का नाम है हु तुतु हु तुतु। हु तुतु होता क्या है, यही हमें समझना है। देखो हु तुतु जो होता है एक तरीके से कबड्डी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे कबड्डी होती है ना, इसी तरीके से जो साउथ में जो होता है वो हु तुतु होता है। ठीक है, तो ये तो समझ गए होगे आप हु तुतु का मतलब क्या है। हु तुतु का मतलब होता है कबड्डी। ठीक, इस चैप्टर में बेसिकली लड़कियों का जो भेदभाव किया जाता है लड़कियों के साथ में, उन्हें खेल में प्रतिभा नहीं करने दिया जाता है, उसी के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है सीटेट के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो यहां पर देखो कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी, इससे सीटेट कई बार प्रश्न बना चुका है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं।
ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम वजन उठा लेती हैं। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट इनके बारे में रहा? सबसे पहली बात तो ये एक वेट लिफ्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, ये इंपॉर्टेंट है। 12 साल की उम्र से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना इंपॉर्टेंट था, सॉरी इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट था। अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो यहां पर देखो फुलवारी, फुलवारी चैप्टर जो है इसमें फूलों के बारे में बताया गया, ठीक है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं, इसे फूलों की घाटी कहते हैं। तो फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये मधुबनी चित्र की डिजाइन दिख रही है। तो मधुबनी चित्रकला है क्या, ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखो जो मधुबनी चित्रकला है वो बेसिकली कहाँ की है? बिहार की है। और इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? क्योंकि बिहार में मधुबनी नामक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर, आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो एक ये हो गया कि जो मधुबनी चित्रकला है वो कहाँ की है? बिहार की है। और यहाँ पर जो रंग किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये देखो रंग यहाँ बनाए जाते हैं। चावल के घोल में रंग मिलाया जाता है, पहली बात तो ये। और जो रंग जो मिलाया जाता है वो रंग कैसे बनाया जाता है? तो वो रंग बनाया जाता है नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और यहाँ पर देखेंगे क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो कचनार के जो फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? मेनली यूपी में बनाई जाती है, ठीक है। वैसे हो सकता है कहीं और भी बनाई जाए, लेकिन जो कचनार की फूलों की सब्जी मेनली जो बनाई जाती है वो यूपी में ही बनाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखो केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले की फूलों की सब्जी बनाने को कहती है। तो केले के फूल की सब्जी कहाँ से संबंधित है? केरल से। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। तो सहजन के फूल संबंधित हैं कहाँ से? महाराष्ट्र से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और देखो बहुत से फूलों जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो जो गुलदावरी और जीनिया के फूल होते हैं, गुलदावरी और जीनिया, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे क्या बनाए जाते हैं? इनसे रंग बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम देखें तो दादी माँ का नुस्खा बताया गया है। पहले के लोग नुस्खा घर में ही तैयार कर लेते थे, ठीक है। जो बड़े बूढ़े लोग हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे? घर में ही कई प्रकार की दवाइयों का निर्माण कर लिया करते थे। तो इनको हम कहते हैं नुस्खा। नुस्खा क्या है? देखो गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बताया है कि त्वचा ना फटने के लिए एक नुस्खा बताया गया है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाओ और उसमें कुछ बूंदे नींबू की डाल लो। तो उससे अगर आप उसको घोल को अपने शरीर पर लगाओगे तो आपकी त्वचा नहीं फटेगी, ठीक है। और देखो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भरकर फूल लाए जाते हैं जिनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस कामों में हजारों लोग लगे हुए हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो कन्नौज जिला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है और ये इत्र के लिए मशहूर है। अब ये कह रहा है नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र को ढूंढने के लिए बच्चों को कहो।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो है एक मैप लेंगे इंडिया का, और इंडिया के मैप में आप ढूंढेंगे कि ये चीजें कहाँ पर है। देखो बेसिकली मैं आपको बताऊं तो भारत का, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो इस तरीके से लगभग मैप बनेगा। ठीक है, रफली मैप बना रहा हूँ, और रफली मैप है, ठीक है। ये वाली साइड थोड़ी सी गलत बन गई है, खैर उसको छोड़ो। लेकिन आपको देखो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये वाला साउथ का एरिया है, ये साउथ का एरिया आपको पूरा ध्यान रख लेना है कि आप अगर पश्चिम से पूरब की तरफ जाओगे तो आपको रास्ते में कौन सा स्टेट पहले पड़ेगा, कौन सा स्टेट बाद में पड़ेगा। अगर आप पश्चिम से, सॉरी, पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो कौन सी स्टेट पहले पड़ेगी, या आप उत्तर से दक्षिण आ रहे हैं तब भी। तो ये जो साउथ वाले एरिया है ये तो आपको रख लेने हैं भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे प्रश्न कई बार पूछ चुका है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इस चैप्टर में कोई भी और इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बचा है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने आपको बता दिए, ठीक। तो अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला जो चैप्टर है वो है कैसे कैसे बदले घर। तो यहाँ पे देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज ये ध्यान रख लो, जो डेरा गाजी खान है ना, डेरा गाजी खान, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ये चीज ध्यान रख लो। इसके अलावा देखो जो पहले के घर बनते थे वो किससे बनते थे, वो मिट्टी से बना करते थे, ठीक है। तो मिट्टी से जब लोग घर बनाते थे तो वो किस तरीके से बनाते थे वो हमें देखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर वो लोग क्या करते थे, जो गोबर होता था ना, गोबर गोबर और मिट्टी के साथ क्या मिलाते थे, वो भूसा मिलाते थे, तो उससे दीवारें वगैरह बनती थी। अब देखो मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया जाता है, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया, किसे मिलाया, गोबर को मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, ठीक है। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अब मिट्टी से कीड़ों को बचाने के लिए आप क्या प्रयोग करोगे, गोबर का प्रयोग करोगे। या फिर सीटेट आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि मिट्टी में गोबर क्यों मिलाया जाता है लिपाई करने के लिए, क्यों हम इसको गोबर को मिलाते हैं मिट्टी में लेपन के लिए। तो क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। इसके अलावा और देखो और भी चीजें हैं। छत जो लोग पहले बनाते थे, छत पे क्या करते थे, छत का फ्रेम तैयार करते थे पहले, वो छत का फ्रेम तैयार किया, और जो लकड़ियां होती थी, लकड़ी से फ्रेम बनता था, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस पर दीमक भी लगेगी। तो दीमक से बचाने के लिए वो लोग क्या करते थे, नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी जाती थी, किसकी, नीम और कीकर की लकड़ियां, ठीक है। तो अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछा दी और मिट्टी से लेप कर दिया। तो मतलब नीम और कीकर की लकड़ियां थी, सॉरी, पहले फ्रेम बनाया, फ्रेम के ऊपर नीम और कीकर की लकड़ियां रखी, फिर उस पर पुरानी बोरियां रखी, फिर उसके ऊपर से लेप कर दिया, जिससे कि पानी से बचा रहे, पानी नीचे ना आ पाए, ठीक है। इसके अलावा और चीज देखेंगे हम, सोना गांव कहां पर है, देखो सोना गांव जो आपका हरियाणा में पड़ता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। जो भी चीज इस किताब में है वो एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, चैप्टर नंबर 12 तक हमने पढ़ लिया है, एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर नंबर 12 तक खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम फिर 6 चैप्टर और लेंगे, ठीक है। इसमें आई थिंक 30 चैप्टर हैं, ठीक, 30 चैप्टर हैं, 30 नहीं है, आई थिंक इसमें 20 या 22 चैप्टर होंगे, ठीक है। वो हम देख लेंगे जितने भी हो, फिलहाल हमें तो खत्म करने से मतलब है। और जो भी मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जरूर चलें, तभी